हेलो, नमस्कार। आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार। जैसा कि आज अपना ये पहला वीडियो होगा यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम होगा एमडी एजू इनसाइट। एमडी एजू इनसाइट पर अपना ये पहला वीडियो होगा, जिसके लिए मैं आपका अपना एमडी सर, जो कि कक्षा 10 की मैथमेटिक्स का एक वीडियो लेकर आया हूँ, वास्तविक संख्या से रिलेटिव, जो कि यूनिट नंबर 1 है। कक्षा 10 आरबीएससी सिलेबस पर डिपेंडेड पहली यूनिट का जो वास्तविक संख्याओं के नाम से है, उनका ये पहला वीडियो होगा। तो अंत तक देखना, और अगर कुछ कमियां रहती हैं तो उसको के बारे में थोड़ा सचेत करना, ताकि उसके बारे में कुछ सुधार किया जाए। और बिना कोई देरी की हम करते हैं अपना वीडियो स्टार्ट। तो अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास का नाम होगा वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं क्या है, इस बारे में हम कक्षा 9 में कुछ अध्ययन करके आए हैं। कक्षा 9 में हमने प्रेमीय अप्रेमीय संख्याओं के बारे में अध्ययन किया था। जब प्रेमीय और अप्रेमीय संख्याओं का अध्ययन किया था, उसमें हमने पढ़ा कि जिन संख्याओं को p बटा q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, वो संख्याएं प्रेमीय संख्या होती हैं, और जिनको p बटा q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता, वो अप्रेमीय संख्या होती हैं। अगर इन दोनों संख्याओं को मिला दिया जाए तो एक जो बनने वाला जो रिजल्ट आएगा वो वास्तविक संख्याओं का होगा। यानी कि प्रेमीय और अप्रेमीय संख्याओं का जो संग्रह है, उनसे हमें जो रिजल्ट मिलेगा, वो रिजल्ट जो है ना, वो होगा अपना वास्तविक संख्या। तो पहली बात वास्तविक संख्या की कर लेते हैं। तो प्रेमीय और अप्रेमीय संख्याओं के संग्रह से जो संख्याएं मिलती हैं, वे वास्तविक संख्याएं होती हैं। अप्रेमीय संख्या जिनको p बटा q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, अप्रेमीय संख्या जिनको p बटा q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता। दोनों का मिश्रण वास्तविक संख्या। याद रखना है, क्वेश्चन पुटअप हो जाए कि वास्तविक संख्या क्या है, 1 नंबर का क्वेश्चन बनता है। तो वास्तविक संख्या क्या है, तो उसके बारे में लिखेंगे प्रेमीय और अप्रेमीय संख्याओं के संग्रह से जो संख्याएं मिलती हैं, या जो संग्रह जो है, उस पूरे संग्रह को हम वास्तविक संख्याएं कहेंगे। अर्थात प्रेमीय और अप्रेमीय संख्याओं का जो समूह है, उसको वास्तविक संख्या नाम दे दिया गया। अब अगर हम बात करें इनके बाद की, तो कक्षा 10 की जो यूनिट नंबर 1 वास्तविक संख्या है, उसमें गणित की जो आधारभूत प्रमेय के बारे में चर्चा करेंगे। और गणित की आधारभूत प्रमेय की अगर बात करें, तो प्रमेय नंबर 1 है प्रमेय नंबर 1.1 यानी कि 1। वो क्या कहती है, ये आधारभूत प्रमेय में कहते हैं कि प्रत्येक भाज्य संख्या जो है, प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनखंड के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। यानी कि जो भाज्य संख्या होती है, कोई भी भाज्य संख्या हो सकती है, 6 हो सकती है, 8 हो सकती है, 10 हो सकती है, कुछ भी, उस प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, तथा गुणनखंड के अभाज्य गुणनखंडों, जो गुणनखंड मिले, उनके अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय। यानी कि क्रम की जरूरत नहीं होती है कि 2 आएगा, उसके बाद 3 आएगा, उसके बाद 5 आएगा, उसके बाद में 7 आएगा। इट इज नॉट कंपल्सरी। हम अभाज्य गुणनखंड देख रहे हैं, उसका कर्म नहीं। कर्म कुछ भी हो सकता है, कर्म अपनी व्यवस्थित तरीके से करने के लिए हम कर्म से कर लेते हैं, वो एक अलग बात है। जैसे मान लो कि यदि मैं यहां लिख देता हूं 6, तो 6 क्या है, एक भाज्य संख्या है। ये 6 क्या है, एक भाज्य संख्या है। और इसको मैं 2 गुणा 3 के रूप में लिखूं, या फिर 3 गुणा 2 के रूप में लिखूं, रिजल्ट तो 6 ही होना है। तो 2 भी अभाज्य संख्या, 3 भी अभाज्य संख्या, तो कर्म यहां कोई महत्व नहीं रखता। सीधी सीधी बात है, प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनखंड के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। और गुणनखंड जो है वो अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय है, यानी कि ऐसा दूसरा नहीं। 2 और गुणा 3 बराबर 6, तो इसमें 2 है वही रहेगा, 3 है वही रहेगा। हम बात करते हैं अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड की चर्चा कर रहे हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कि हमें अभाज्य गुणनखंड क्या है इस बारे में नहीं पता होता। तो बेसिक जो चीजें होती है ना, वो जब तक क्लियर नहीं हो पाती, तब तक पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाएगा। इसलिए हम बात करेंगे अभाज्य गुणनखंड की। अभाज्य गुणनखंड की अगर बात करें, तो एक प्राकृत संख्या जो होती है, कोई भी प्राकृत संख्या का अभाज्य गुणनखंड उनके गुणनखंडों का वह क्रम होता है जिसमें प्रत्येक गुणनखंड एक अभाज्य संख्या है। जैसे यहां हमने 6 का बराबर किया 2 गुणा 3। 6 एक नेचुरल नंबर है, प्राकृत संख्या है। जो प्राकृत संख्या है, 6 के अलावा और भी ले सकते हैं। 6 के अलावा जैसे 10 ले लेता हूं, तो 10 का मतलब 2 गुणा 5 मानते हैं। 12 ले लेता हूं, तो 12 का मतलब 2 दूनी 4 और 4 3 12, 2 गुणा 3।
अब इसके अंदर देखो अभाज्य गुणनखंड उनके गुणनखंडों का वह क्रम है जिसमें प्रत्येक गुणनखंड एक अभाज्य संख्या है। तो ये 2 भी अभाज्य है, 5 भी अभाज्य है, यहाँ 2 भी अभाज्य है, यहाँ 3 अभाज्य है, तो प्रत्येक गुणनखंड है वो उसका एक अभाज्य गुणनखंड होगा। जब यहाँ चर्चा हमने अभाज्य गुणनखंड की कर ली, अंकगणित की पहली प्रमेय आधारभूत प्रमेय जो बात की हमने कि भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में लिखा जाता है और प्रत्येक गुणनखंड अपने अपने बिना क्रम के अद्वितीय होता है, और वास्तविक संख्याओं के बारे में हमने चर्चा की। अब हम बात करेंगे कि इसके बाद में जो यूनिट के अकॉर्डिंग अगर चले तो उसमें एचसीएफ और एलसीएम की चर्चा करते हैं। एचसीएफ और एलसीएम की जब चर्चा करते हैं तो उससे पहले जो जितना भी बोर्ड पर लिखा हुआ है उसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, ताकि नोटबुक में नोट करने के लिए इजी वे से अपने नोट कर सकते हैं। और साथ ही यह बता दूं आपको, ये क्लास YouTube पर फ्री ऑफ कॉस्ट होगी। आप YouTube चैनल MD एजू इनसाइट बाय MD सर पे विजिट करो और वहां से ये क्लास आप ले सकते हैं बिना किसी कॉस्ट के। ये क्लास आप YouTube पर फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकते हैं, क्योंकि प्यारे बच्चों जैसे कि आपको पता है कि कोई भी हम YouTube पर कोई भी चीजें देखते हैं तो उसमें सिर्फ डाटा खत्म होता है, और डाटा जो है वो हमारे लिए कंपलसरी हो गया, सबको डाटा खत्म करना ही होता है। तो क्यों ना हम किसी अच्छे काम के लिए हम डाटा खत्म कर लें। तो सिर्फ डाटा का तो पैसा यूं ही लगना होता है रिचार्ज पर, आजकल सभी रिचार्ज पर मिलता है, इसलिए डाटा खत्म करना है, बाकी कोई खर्च नहीं लगता। इसलिए क्लास को देखो, क्लास कैसी लग रही है ये बीच बीच में आप जरूर बताते रहना। ये पहला दिन है आपका और मेरा भी, इसलिए आप इस क्लास का स्क्रीनशॉट लेकर के इसको नोट करो और आगे की बात करते हैं। इससे पहले इसको इरेज करेंगे क्लास। हाँ तो पहले छात्रों, जैसे कि पिछली स्लाइड में हमने वास्तविक संख्या, अभाज्य गुणनखंड इनके बारे में अध्ययन किया है। अब उसके आगे की अगर चर्चा करें तो कक्षा 10 की मैथमेटिक्स की फर्स्ट यूनिट वास्तविक संख्या में हमें देखने को मिलता है कि एचसीएफ और एलसीएम के बारे में पूछा गया जाता है या उसके बारे में एक्सप्लेन किया गया है। तो हम एचसीएफ और एलसीएम के बारे में अगर देखें तो एचसीएफ क्या है, एलसीएम क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये बनता है कि एचसीएफ क्या है, ठीक है। दूसरा एलसीएम क्या है। तो सबसे पहले किसी चीज के बारे में पढ़ते हैं तो सबसे पहले ये पढ़ेंगे कि ये है चीज क्या। तो एचसीएफ की अगर बात करें, एचसीएफ क्या है, तो एचसीएफ क्या है कि एक कोई संख्या ले ली, उसके अभाज्य गुणनखंड किए, और जैसे दो संख्या हैं दोनों के अभाज्य गुणनखंड कर लिए, और दोनों में उभयनिष्ठ चीजें क्या क्या आ रही हैं, यानी कि ऐसी कौन सी चीजें तो दोनों में है, ऐसी कौन से गुणनखंड है जो दोनों में मिल रहे हैं, उभयनिष्ठ हैं, और उन अवनिष्ठ गुणनखंडों की जो सबसे छोटी घात होती है ना उनका गुणनफल करें, वो होता है एचसीएफ। यानी कि याद रखना है तो यह है कि संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ गुणनखंड प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात का गुणनफल होता है। एचसीएफ क्या होता है, प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड जो होता है उसकी सबसे छोटी घात है उसका गुणनफल होता है, वो एचसीएफ होता है। और दूसरी बात होती है एलसीएम की। एलसीएम इसके विपरीत हो जाएगा कि संख्याओं में संबद्ध जितने भी उसमें संबंधित होते हैं, उसमें सम्मिलित होते हैं, वो प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड है उसकी सबसे बड़ी घात का गुणनफल होता है, वो एलसीएम होता है, ठीक है। अब इन एचसीएफ और एलसीएम में रिलेशनशिप क्या है, एचसीएफ और एलसीएम दोनों में संबंध क्या है, तो यह है कि संख्याओं का गुणनफल अगर करें, यदि किन्हीं दो संख्याओं का हमने एचसीएफ और एलसीएम निकाला है तो दोनों संख्याओं का गुणनफल करें तो उसका एचसीएफ जो आएगा और जो एलसीएम आएगा उन दोनों का गुणनफल करें तो एचसीएफ एलसीएम का गुणनफल और जो संख्याओं का गुणनफल है वो इक्वल होता है। तो एचसीएफ और एलसीएम है उनका संख्याओं के साथ में क्या संबंध रहेगा, तो एचसीएफ गुणा एलसीएम बराबर संख्याओं का गुणनफल। जैसे कि एग्जांपल नंबर 2 है, उदाहरण नंबर 2 में क्या दे रखा है, उदाहरण नंबर 2 कहता है कि 6 और 20, 6 and 20, 6 और 20 का हमें क्या करना है, एक तो एचसीएफ ज्ञात करना है और दूसरा एलसीएम ज्ञात करना है। और कैसे करेंगे, तो सबसे पहली बात है कि 6 के गुणनखंड क्या है, 6 के गुणनखंड क्या है, 6 के गुणनखंड तो हो जाएगा 2 गुणा 3, 2 गुणा 3, और 20 के गुणनखंड क्या हो जाएंगे, 20 के गुणनखंड। तो प्यारे बच्चों गुणनखंड करना, मैं उम्मीद करता हूं गुणनखंड करना आपको आता होगा, ताकि इनको अभाज्य संख्याओं के टुकड़ों के रूप में व्यक्त करना होता है। तो 20 एक सम संख्या है तो हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 10 आ जाएगा, 10 को फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 5 आ जाएगा, 5 को डिवाइड नहीं करना होता है, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20। अब ये जो चीजें आ गई, इन चीजों से हमें एचसीएफ निकालना है
HCF क्या हो जाएगा कि अब देखो प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड, प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य, अब उभयनिष्ठ का मतलब जो दोनों में है दोनों में, दोनों में है प्रत्येक उभयनिष्ठ। अब दूसरा 3 इसमें नहीं है, छोड़ दो, 2 इसमें नहीं है, इसको छोड़ दो, तो HCF तो हमारा 2 ही आएगा। अब LCM का बात करें तो LCM कहता है कि संबंध प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड, जितने अभाज्य गुण उसकी सबसे बड़ी घात। अब इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, तो 2 तो आएगा, लेकिन 2 की घात कौन सी आएगी? जो बड़ी घात है वो आएगी, यानी कि 2 गुणा 2, तो 2 गुणा 2, और फिर इसमें 3 है तो गुणा में 3, और फिर बच गया अपने पास में 5। तो जितने भी संबंध गुणनखंड है अभाज्य गुणनखंड सबको लेना है, और उसकी सबसे बड़ी घात को लेना, छोटे वाले को नहीं लेना। तो इसका मतलब हो जाएगा 2 की स्क्वायर गुणा 3 गुणा 5, और यहां पर 5 दिए 15, 15 चौके 60, तो इसका एलसीएम हो जाएगा 60। तो HCF 2 है, एलसीएम 60 है। यदि इस फॉर्मूले के अनुसार दोनों में संबंध देखें तो हमारे पास आ जाएगा संख्याओं का गुणनफल, यानी कि 6 गुणा 20 बराबर HCF गुणा एलसीएम 60, और यहां कितना हो जाएगा 20 6 के 120 और 60 दूनी 120, ये दोनों इक्वल होते हैं। तो इस प्रकार से हमने HCF और LCM को पढ़ा है, हमने अभाज्य संख्याओं को पढ़ा है, हमने वास्तविक संख्याओं सॉरी अभाज्य गुणनखंड को पढ़ा है, वास्तविक संख्या के बारे में पढ़ा, प्रमेय अप्रमेय संख्या के ऑलरेडी हम 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। तो ये सारी की सारी जो स्क्रीन है इसका ले लो एक बार स्क्रीनशॉट, और उसके बाद में चर्चा करेंगे अगली, जो कि होगा अगली क्लास के अंदर। तो आज तक के लिए इतना ही, इसके साथ जय हिंद जय भारत।